हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 13th ऑफ अगस्त एंड 12th ऑफ अगस्त, दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वीडियो 12 बजे आता है, दिन में 12 बजे आता है। कभी कभी मिस हो सकता है जब कोई न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होगी फॉर योर एग्जाम। क्लियर? देखते हैं पहले पढ़ेंगे मोदी विजिट इज लाइकली टू विजिट यूएसए। क्या है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब यूएसए जा सकते हैं। क्यों जाएंगे, क्या रीजन है, क्या यूएसए के प्रेसिडेंट से डिस्कस हो सकता है रिलेटेड टू ट्रेड एग्रीमेंट, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर इम्पीचमेंट ऑफ यशवंत वर्मा, देखो जैसे आप जानते हो कि यशवंत वर्मा हाईकोर्ट के जज, इनके घर पर कई सारे अनबर्न नोट मिले थे, हाफ वन नोट मिले थे सॉरी, और इसी वजह से कंट्रोवर्सी हो गई थी इंडिया के अंदर कि ये करप्शन में इन्वॉल्व है। इवन कई सारे जो लोग बाग हैं, स्टेक होल्डर और दी पीपल डिमांडेड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द यशवंत वर्मा। बट व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस टू इम्पीच द हाईकोर्ट जज, ये कौन से आर्टिकल रेट करते हैं वो अपन डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर पार्लियामेंट पास न्यू बिल, पार्लियामेंट ने अभी कई सारे नए बिल पास करे हैं, इनका मेन मोटिव क्या है, एम क्या है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर सीपीआई इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ जुलाई मंथ का हेडलाइन इन्फ्लेशन और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन कितना रहा है, इतना कम क्यों रहा है, और आरबीआई का क्या टारगेट है, वो अपन डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर इटालियन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी इटालियन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनने जा रहा है, किस स्टेट में, कितनी कैपेसिटी होगी, किस रिवर में बनेगा और क्या मैटर है, वो अपन डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर हाई लेवल मीटिंग बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड श्रीलंका कोस्ट गार्ड इन न्यू दिल्ली, हाई लेवल मीटिंग हुई इंडियन कोस्ट गार्ड और श्रीलंका के कोस्ट गार्ड के बीच में इन दिल्ली में। क्या डिस्कस हुआ वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क जा सकते हैं। अब न्यूयॉर्क में क्या होना है, देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होना है। क्लियर? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होना है, और आपको पता है कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर होते हैं वो इस मीटिंग में जाते हैं। क्लियर? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब भी इस मीटिंग में जा सकते हैं। बट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द इशू बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। क्या इशू है यूएसए और इंडिया के बीच में? क्या जो 50% टैरिफ इंपोज किया है इंडिया के ऊपर, क्या ये विड्रॉल हो सकता है आफ्टर मीटिंग ऑफ द यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? बट मीटिंग होगी, अभी डिसाइडेड नहीं है, बट एजेंडा क्रिएट किया जा रहा है कि मोदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मीटिंग हो सकती है आफ्टर कंप्लीटिंग द मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इस मीटिंग के फिनिश होने के बाद मीटिंग हो सकती है। बट डिस्कस क्या होगा, जैसे आप जानते हो कि दोनों कंट्री अभी डिस्कस कर रही है टू साइनिंग द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। क्या डिस्कस कर रही है? बीटीए को साइन करने के लिए डिस्कस कर रही है। क्लियर? और इसके कई सारे कंट्री पॉइंट बने हुए हैं जो कि साइन नहीं हो पा रहा है बीटीए। क्या क्या कंट्री पॉइंट बने हैं कि यूएसए चाहती है कि डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और दी जीएम क्रॉप में मुझे इंडिया की मार्केट में एक्सेस मिले, और इंडिया चाहती है कि नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर में हम मार्केट ओपन नहीं करेंगे बिकॉज इट इज इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर, ऑफ इंडियन फार्मर। क्लियर? और डेयरी सेक्टर में भी मार्केट ओपन नहीं करेंगे, ना ही जीएम क्रॉप के लिए करेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में सिर्फ ओनली जीएम कॉटन ही अलाउ है और कोई सा भी जीएम क्रॉप अलाउ नहीं है। समझे मेरी बात को? तो यही रीजन है, और इंडिया चाहती है कि वी नीड द मोर एक्सेस ऑफ द यूएसए मार्केट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टेक्सटाइल, फुटवियर और द अदर फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इसमें हमारा टैरिफ रिडक्शन हो। तो इसी को देखते हुए मीटिंग हो सकती है मोदी साहब और उन दोनों के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी साहब के बीच में। बट क्या है कि जो डील है ये बिल्कुल एट द लास्ट स्टेज पर है। अगर दोनों कंट्रियां एक दूसरे पर बात कर ले, डिस्कस कर ले, जैसे आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि 25 अगस्त को यूएसए के डेलीगेट इंडिया आने वाले हैं
टू कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, बट इसको पॉज कर दिया इस मीटिंग को। क्यों कर दिया? क्योंकि एडिशनल 25% टैरिफ इम्पोज किया इंडिया के ऊपर ऑन द रीजन ऑफ इंडिया इज इंपोर्टिंग द रशियन ऑयल। रशिया के ऑयल को और डिफेंस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रही है इंडिया। दैट्स वाई यूएसए हैज इम्पोज द एडिशनल 25% टैरिफ ऑन इंडियन प्रोडक्ट, जो कि कंट्रोवर्सी बन गया। ब्राजील के प्रेसिडेंट का भी फोन आया था कि वी आर ऑल्सो फेसिंग द सेम परसेंटेज ऑफ द टैरिफ फ्रॉम द यूएसए साइड एंड यू बिकम अ न्यू मेंबर टू फेस द एडिशनल 25 और विच इज इक्विवेलेंट एडिशनल 50%। समझे मेरी बात को? तो क्या है कि ये कहानी है, अब देखते हैं फाइनली क्या डिस्कस होता है। बट मेरा मोटिव था न्यूज़ को कवर करने का कि लास्ट ऑफ द सितंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होने वाली है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में मोदी साहब भी मिलेंगे और मोदी साहब भी जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी हो सकती है। इवन यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की उनसे भी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि वो भी वहाँ पर आएंगे और जो रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है इसको ख़त्म कराने के लिए कैसे भी करना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी 25% एडिशनल। अगर ये रशिया यूक्रेन का वार खत्म हो गया तो हमको ये एडिशनल टैरिफ जो लगा है 25% ये रिमूव हो सकता है, विड्रॉल हो सकता है, अगर सीज फायर साइन हो गया रशिया और यूक्रेन के बीच में। चलते हैं, सिंपल था। इंपीचमेंट ऑफ यशवंत वर्मा, देखो जैसे आप जानते हो ये यशवंत वर्मा अभी 6 या 7 महीने से बड़े न्यूज़ में चल रहे हैं और हाईकोर्ट के जज बड़े फेमस हो चुके हैं इंडिया में। अब फेमस क्यों हुए थे? जब ये दिल्ली हाईकोर्ट में थे। कहाँ पर थे? दिल्ली हाईकोर्ट में थे। तो इनके घर में आग लग गई और आग लगी जब फायर ब्रिगेड वाले गए तो इनके घर में कई सारे हाफ बर्न नोट मिली। नोट मतलब करेंसी मिली, हमारे इंडियन करेंसी, हाफ बर्न। अब इसी को देखते हुए ये न्यूज़ लीक हो गई और न्यूज़ लीक होते ही पूरे इंडिया में डिस्कशन छिड़ गया कि इनका इम्पीचमेंट करो बिकॉज ही इज इन्वॉल्व इन द करप्शन मैटर। करप्शन इशू में इन्वॉल्व है, इसलिए इनके घर में इतने सारे नोट मिले हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, वो कमेटी ने सर्चिंग भी करी। देन आफ्टर ही इज फाउंड टू बी मिसकंडक्ट पाए गए। अब इसी को देखते हुए पार्लियामेंट में एक मोशन पास कर दिया। क्या कर दिया? मोशन पास कर दिया फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द यशवंत वर्मा विच इज हाई कोर्ट जज। अब क्वेश्चन बनता है, मोशन को अपन बाद में समझेंगे कि कितने लोगों ने सपोर्ट किया, ये अपन बाद में समझेंगे। बट ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज द प्रोसेस टू इम्पीच द हाई कोर्ट जज। देखो क्या होता है कि जो हाई कोर्ट का जज होता है और सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, इसको रिमूव करने की सेम प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? सेम प्रोसेस है रिमूव करने की हाई कोर्ट जज को और सुप्रीम कोर्ट को, विच इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4। क्या? आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में दिया गया है कि हाउ टू रिमूव दी सुप्रीम कोर्ट जज। मैं अभी हाई कोर्ट जज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट की जज की बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को जज को मेंशन किया गया इन अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में। कैसे रिमूव करेंगे? देखो रिमूव करने की प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो राज्यसभा से ये सेपरेटली मोशन पास होगा दोनों हाउस से, और राज्यसभा से 50 मेंबर के साइन चाहिए। उस मोशन में 50 मेंबर के साइन चाहिए मिनिमम, और लोकसभा से 100 मेंबर के साइन चाहिए। कितने? 100 मेंबर्स के साइन चाहिए, तब वो मोशन पास होगा। इवन आफ्टर साइनिंग द मोशन ये जाएगा किस पर? स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। देन आफ्टर ये एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के साथ ये कमेटी सेटअप करेंगे, 3 मेंबर कमेटी, जिसमें पहला मेंबर होगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज, सेकंड मेंबर होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और थर्ड होगा जुरिस्ट। क्लियर? ये 3 मेंबर होंगे। अब देखते हैं क्या हुआ। देखो ये मोशन पास हुआ इनको इम्पीच करने का, राज्यसभा से पास हुआ,
63 मेंबर ने साइन किया। क्लियर। लोकसभा से 146 मेंबर ने इस मोशन को पास कर दिया। क्लियर। हालांकि ये एलिजिबिलिटी हो गई। इवन ओम बिरला और जब उस टाइम धनखड़ साहब थे वाइस प्रेसिडेंट, जो धनखड़ साहब चेयरमैन थे राज्यसभा के, उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। समझे मेरी बात को। अब ओम बिरला जी ने 3 मेंबर की कमेटी बना दी है। क्या कर दिया है? 3 मेंबर की कमेटी बना दी है टू इम्पीच दी हाई कोर्ट जज विच इज यशवंत वर्मा। क्लियर। अब आर्टिकल कौन कौन से है? 124 क्लॉज 4, ये सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का। इवन 217 एंड 218 आर्टिकल, ये हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का मेंशन किया गया है कि 217 जो 217 आर्टिकल है, सब मेंशन किया गया है कि अपॉइंटमेंट और द रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जज, और 2018 में मेंशन किया गया है कि सेम प्रोसेस एज रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज रिमूव किया जाएगा एज सेम प्रोसेस इन मेंशन इन द आर्टिकल 124 क्लॉज 4। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हाई कोर्ट के जजों को कैसे रिमूव किया जाता है? इसको रिमूव करने की पावर हमें तभी पता चलेगी जब हम आर्टिकल 124 क्लॉज 4 पढ़ेंगे विथ रीडिंग एडिशनली 217 और 218 आर्टिकल। तीनों आर्टिकल साथ में पढ़ेंगे हम, तभी हमको पता चलेगा कि व्हाट इज द प्रोसेस टू रिमूव द हाई कोर्ट जज। समझे मेरी बात को। तो देखो ये है प्रोसेस। 3 मेंबर की कमेटी बन गई है। पहले है सुप्रीम कोर्ट के जज। पहले मेंबर कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जज, जिनका नाम है अरविंद कुमार। क्या नाम है? अरविंद कुमार। सेकंड है दोस्तों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? मद्रास हाई कोर्ट के, अभी ये मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, ये सेकंड मेंबर है। इनका नाम है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। क्या नाम है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। थर्ड कौन है? जुरिस्ट, सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, जिनका नाम है वी कैन से बी आचार्य। क्या नाम है? बी आचार्य। ये 3 मेंबर की कमेटी सेटअप कर दिया ओम बिरला जी ने टू रिमूवल और चेक आउट दी वी कैन से चेक आउट दी मिसकंडक्ट दैट वी कैन से यशवंत वर्मा ने जो किया है मिसकंडक्ट, वो उसके बारे में चेक करना। देन आफ्टर इनके रिकमेंडेशन, अगर इन्होंने प्रूफ कर दिया हाँ डेफिनेटली इन्हें मिसकंडक्ट किया है, तो ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। देन प्रेसिडेंट इम्पीच दैट पर्टिकुलर यशवंत वर्मा जज। क्लियर। याद रखोगे, ये प्रोसेस है, याद रखोगे। चलते हैं। पार्लियामेंट पास न्यू बिल। देखो पार्लियामेंट ने कई सारे बिल पास किए। पहला पास किया इनकम टैक्स बिल 2025। देन आफ्टर दूसरा पास किया नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। दूसरा कौन सा है? नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025। क्लियर। तीसरा कौन सा पास किया? तीसरा पास किया है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2025। फोर्थ बिल पास किया है नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025। क्लियर। और फिफ्थ पास किया है इंडियन पोर्ट बिल 2025। ये 5 बिल अभी पार्लियामेंट ने पास किए हैं। अब हम इसको एक एक समझेंगे कि बिल क्या कहते हैं। देखो सबसे पहले समझते हैं इनकम टैक्स बिल 2025। देखो इस बिल का कई सारा कंट्रोवर्सी भी हुआ था। अभी मैंने न्यूज़ में कवर नहीं की थी इनकम टैक्स बिल, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इनकम टैक्स बिल क्या है देखते हैं, एक एक समझते हैं। इनकम टैक्स बिल
इनकम टैक्स बिल क्या है, ये रिप्लेस करेगा जो कि ओल्ड बिल है, रिप्लेस ओल्ड बिल इनकम टैक्स बिल, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को, क्या इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा ये बिल। अब क्या होगा, देखो क्या है कि जो नया बिल आया है इसके अंदर क्या है, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये थी कि अपोजिशन पार्टी ऑब्जेक्शन उठा रही थी कि इसमें नया कोई टैक्स ऐड तो नहीं कर दिया, नहीं, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बोल दिया कि नो न्यू टैक्स एडेड इन न्यू बिल, कोई भी नया टैक्स नए बिल में ऐड नहीं हुआ है। इवन दूसरा क्या करा है, सिंप्लीफाई कर दिया है, क्या कर दिया है, इस बिल को सिंप्लीफाई कर दिया है। देखो क्या था कि जो ओल्ड बिल था इनकम टैक्स एक्ट 1961, इस बिल को हर किसी के पढ़ने के बस की नहीं थी। इवन इसमें इतना बड़ा बिल था कि हर पर्सन इसको पढ़ नहीं पा रहा था। इवन लेमैन की बात कर रहा हूं, व्हाट आई मीन, जो कॉमन मैन होता है लेमैन, वो इसको पढ़ नहीं पा रहा था, तो इसको सबसे पहले क्या करा, सिंप्लीफाई कर दिया, आसान कर दिया। कैसे किया, देखो इसमें क्या था, ओल्ड बिल के अंदर क्या थे कि सेक्शन थे, कितने, 819, पहले सेक्शन, पहले वाले बिल में 819 सेक्शन थे, अब इसको रिड्यूस करके कितने कर दिया है, 536 सेक्शन कर दिया। कितने कर दिया है, 536 सेक्शन कर दिया है। और ओल्डर बिल में चैप्टर थे, चैप्टर कितने थे, 47, अब इसको 23 कर दिया है। कितना कर दिया है, 23 कर दिया। अब इससे क्या होगा कि बिल छोटा हो गया, जो भी कानून है वो छोटा हो गया। इवन इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल टू द कॉमन पीपल, कॉमन पीपल इसको आसान समझेगा। इवन जो पुराने वाले बिल थे उसमें ऐसे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड यूज करे थे जो कॉमन पर्सन को समझ में नहीं आ रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि नया बिल पास किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया कि इनकम टैक्स को समझे, हर पर्सन समझे कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ द इनकम टैक्स। क्लियर, तो क्या है कि हर सिंपल पर्सन को समझना है, यही चेंजेस किए हैं नए बिल में। देन आफ्टर हम आते हैं दूसरे बिल पे, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल यह अभी पास हुआ है। इसका मेन मोटिव है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करना, इवन ब्रिंगिंग गुड गवर्नेंस और वुमेन पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्या है, वुमेन पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्या है, गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। क्लियर, देन आफ्टर स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करना, किसको, फेडरलिज्म। क्या फेडरलिज्म नहीं, जो फेडरेशन है, फेडरलिज्म तो क्या होता है कि इक्वल पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल स्टेट, और फेडरेशन जो कि ऑथोरिटी मैनेज करती है। जैसे आप जानते हो कि हर स्पोर्ट्स गेम की एक फेडरेशन होती है, ऐसे ही फेडरेशन को भी मजबूत करना। देन आफ्टर दूसरा जो मेन पॉइंट है कि जो स्पोर्ट्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, क्या होगी, स्पोर्ट्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, उसमें 4 मेंबर, जो 4 मेंबर होंगे, शुड बी वुमेन, वुमेन होना चाहिए 4 मेंबर जो स्पोर्ट्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। तो सब नेक्स्ट बिल क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025, ये सारे चेंजेस हुए हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2025। देखो आप जानते हो कि नाडा क्या करती है, नाडा काम क्या है, नाडा करती है कि जैसे आप जानते हो कि स्पोर्ट्स में कई सारे प्लेयर ड्रग्स लेके अपना स्टेमिना एनहांस करते हैं, और जैसे आप जानते हो कि ये स्पोर्ट्स जितने भी गेम होते हैं ये एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए और फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए होते हैं, और इससे इनइक्वालिटी बढ़ती है अमॉन्ग द प्लेयर इन नेशनल लेवल और द इंटरनेशनल लेवल। ऐसे ही एक वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं वाडा। वाडा क्या है,
वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अब वाडा ने बोला कि आपकी जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है इसको टूथलेस है, क्या बोलेंगे, टूथलेस है, इसके दांत नहीं है, इसमें दम नहीं है काम करने की, ये पनिश नहीं कर पा रही है। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना एज पर द डायरेक्शन ऑफ वाडा वी शुड पास दी पर्टिकुलर बिल टू एनहांस दी पावर और दी ऑटोनॉमी ऑफ नाडा। नाडा की ऑटोनॉमी को एनहांस करने के लिए, ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस वर्किंग को एनहांस करने के लिए यह बिल पास किया गया। देन आफ्टर नेक्स्ट बिल क्या कहता है, नेक्स्ट बिल है इंडियन पोर्ट बिल। क्या है, इंडियन पोर्ट बिल 2025। देखो जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में दो तरह के पोर्ट होते हैं, एक होता है मेजर पोर्ट, दूसरा होता है माइनर पोर्ट। मेजर पोर्ट को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेंटर की, और माइनर जितने भी पोर्ट है ये स्टेट मैनेज करती है। बट माइनर पोर्ट को भी वी कैन से प्रॉपर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से मॉनिटर करना, इवन डेवलपमेंट करना, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को पावरफुल बनाना, ये भी इसका काम है। तो क्या है, सबसे पहले इसमें क्या करा जाएगा कि स्टेट मैरीटाइम एक बोर्ड बनाया जाएगा फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पोर्ट्स अदर देन मेजर पोर्ट को छोड़ के सारे पोर्टों को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोर्ड बनाया जाएगा, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड, जो कि अच्छी तरह से इनको मैनेज करेगा। क्लियर। दूसरा इसमें काम होगा, वी कैन से काउंसिल बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बनाई जाएगी, जो कि क्या करेगी, फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। क्या है, जो माइनर पोर्ट है उनको डेवलपमेंट करने के लिए एक मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ही बनाई जाएगी। समझे मेरी बात को, ये बिल में चेंजेस हुए हैं। देन आफ्टर माइंस एंड मिनरल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट, ये सब तो अभी डिटेल में नहीं है इसके बारे में, वही है, थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं और कुछ ज़्यादा नहीं है। चलते अपन आगे। सीपीआई इन्फ्लेशन द मंथ ऑफ जुलाई। देखो अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ने क्या किया है, अभी जुलाई मंथ का मेजर किया है, जुलाई मंथ का सीपीआई और दी इन्फ्लेशन निकाला है। क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से इन्फ्लेशन निकला है, और वो विच इज वेरी लेस, कितना है, 1.55%। देख रहे हो आप, जुलाई के मंथ में हमारे इंडिया में कितनी कम महंगाई हुई है, सिर्फ ओनली 1.55%। अगर जून से कंपेयर किया जाए तो इट इज लेस देन जून से भी कम है, 2.1% था जून के मंथ में, बट जुलाई में 1.55% आया है। बट इतना कम क्यों आया है, देखो जुलाई के मंथ में वेजिटेबल और फूड की प्राइस स्टेबल रही। क्या रही, फूड प्राइस एंड वेजिटेबल प्राइस वुड हैव बीन नहीं आएगा, ठीक है। वेजिटेबल प्राइस वॉज स्टेबल, वुड हैव बीन, तो क्या है कि अजम्पशन लगाएंगे अपन, अजम्पशन कि ऐसा हुआ होगा, हाँ हुआ होगा पर हुआ नहीं। क्लियर। तो क्या है कि स्टेबल रही, फूड प्राइस एंड वेजिटेबल प्राइस वॉज स्टेबल इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो इसलिए इसका सीपीआई इन्फ्लेशन कम आया है। बट आरबीआई का कहना है, आरबीआई का टारगेट क्या है ये भी जान लीजिए। आरबीआई टारगेट, देखो आरबीआई का टारगेट देखा जाए तो आरबीआई ने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट रखा है। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट कितना, 2 से 6% तक। अगर 2 से 6% तक रहता है तो इंडिया इज इन गुड कंडीशन टू मैनेज दी एवरी काइंड ऑफ कैजुअलिटी, वेदर इट इज प्राइस रिलेटेड और एनीथिंग। क्लियर। तो यही है कहानी, चलते बनाएंगे। यूनियन कैबिनेट अप्रूव 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट। देखो क्या है कि अभी यूनियन कैबिनेट ने 4 सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप करने का अप्रूव कर दिया है।
क्या कर दिया है, 4 सेमीकंडक्टर यूनिट को सेटअप करने का अप्रूव कर दिया है अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर ये 4 सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप करी जाएंगी। तो पहली यूनिट जो 2 यूनिट है इसमें से 2 यूनिट सेटअप करी जाएंगी उड़ीसा में, कहां पर, भुवनेश्वर में, और ईच यूनिट 2 यूनिट मतलब जो रिमेनिंग है 2, एक होगी पंजाब में और दूसरी होगी आंध्र प्रदेश में, कहां पर, पंजाब और आंध्र प्रदेश में एक एक यूनिट सेटअप करी जाएगी। अब इससे होगा क्या, देखो जैसे आप जानते हो कि इंडिया इज मोर फोकसिंग ऑन डेवलपिंग द सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट, क्लियर। जैसे आप जानते हो सिंगापुर से कई सारे हमने टाई अप किए कि हमें सिंगापुर से टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए फॉर डेवलपिंग द सेमीकंडक्टर यूनिट। इवन मलेशिया वाज आल्सो हेल्पिंग अवर इंडिया टू डेवलप द सेमीकंडक्टर यूनिट और द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो यही है इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए ये 4 यूनिट सेटअप हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इटालियन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईएमपी को बोला, जैसे आप जानते हो कि अभी चाइना क्या कर रही है, चाइना एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने जा रही है, कहां पर, ब्रह्मपुत्र रिवर पर इन तिब्बत एरिया, क्लियर। और ये कंट्रोवर्सी बना हुआ है क्योंकि ब्रह्मपुत्र बनेगा तो इट रिड्यूस द वाटर फ्लोइंग इन अरुणाचल प्रदेश एज वेल एज आसाम स्टेट, और जो फ्लो कम होगा तो डेफिनेटली, और अगर फ्लो बढ़ गया हाइड्रो पावर प्लांट से तो क्या होगा कि फ्लड की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, कहां पर, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में। इसी को देखते हुए, इसको देखते हुए नहीं, इंडिया भी एक अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने जा रही है जिसको बोलते हैं इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी होगी 3087 मेगावाट। देख रहे हो कितनी हैवी कैपेसिटी है, 3087 मेगावाट। और ये बनेगा वी कैन से दिबांग वैली में, कहां पर बनेगा, दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर, दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में। अब ये बन क्यों नहीं पा रहा है, ये न्यूज में क्यों आ रहा है, देखो इसको एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये हाइड्रो पावर प्लांट बनेगा तो, बट इससे 1175 हेक्टेयर लैंड, फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट होते जा रही है। क्या, अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो 1175 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट होगी, जिसमें 2.7 लाख ट्री तो गिराए जाएंगे, 2.7 लाख ट्री को काटा जाएगा, क्लियर। तो इसको क्या, एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिला है। बट पैनल, जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का पैनल है, उसने रिकमेंड किया है कि इसको एनवायरमेंट क्लियरेंस जल्दी दीजिए जिससे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बन सके। बट क्वेश्चन बनता है किस रिवर बनेगा, तो देखो ये 2 रिवर है, मैं आपको बता देता हूं, एक है दिरी और दूसरी है तेंगोंग। ये 2 रिवर है, ये 2 रिवर बन के एक दिबांग रिवर बनाती है। कैसे बनाती है बताता हूं। देखो दिरी रिवर है ना, जो ये मिलती है मीट विथ मिथुन रिवर से मिलती है, देन फ्लो डाउन स्ट्रीम, नीचे की तरफ बहती है, फिर मिलके दोनों डाउन स्ट्रीम, एंड जॉइंड बाई, कौन सी रिवर ज्वाइन कर लेती है, जॉइंड बाई तेंगोंग रिवर भी ज्वाइन कर लेती है इसको, इन इटालियन विलेज, कहां पर, इटालियन विलेज में इसको ज्वाइन कर लेती हैं। और इटालियन विलेज, और जब ज्वाइन करती है तो इस रिवर को बोला जाता है दिबांग रिवर। क्या बोला जाता है, दिबांग रिवर। तो याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना हेक्टेयर लैंड एरिया जा रहा है, फॉरेस्ट लैंड एरिया, इवन कितने ट्री फॉल होंगे, एनवायरमेंट क्लियरेंस क्यों नहीं मिल रहा है, ये मैंने सब बता दिया आपको। देन आफ्टर हाई लेवल मीटिंग बिटवीन आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड श्रीलंका कोस्ट गार्ड की अभी एक हाई लेवल मीटिंग हुई, कहां पर, न्यू दिल्ली में,
कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में। और क्या डिस्कस किया गया? जैसे आप जानते हो कि जितने भी ये कोस्ट गार्ड होते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रोटेक्ट द कोस्टल एरिया फ्रॉम एनी कैजुअलिटी। क्लियर? सॉरी, किसी भी कैजुअलिटी, किसी भी अपने कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करना। अब क्या है इसमें डील क्या क्या हुई? देखो सबसे पहले मैरिन पॉल्यूशन वी कैन से मैरिन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स। जैसे आप जानते हो कि समुद्र में कई सारा पॉल्यूशन है बाय ऑयल स्पिल और कई सारे प्लास्टिक, इसको वी कैन साफ करने के लिए, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्रीमेंट। देन आफ्टर रेस्क्यू एंड सर्च, ये भी नेक्स्ट एग्रीमेंट है। देन आफ्टर मैरी टाइम लॉ एनफोर्समेंट, क्या है? मैरी टाइम लॉ एनफोर्समेंट, ये भी साइन हुआ। देन आफ्टर कैपेसिटी बिल्डिंग, क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग। देन आफ्टर टेक्निकल असिस्टेंस, क्या है? टेक्निकल असिस्टेंस। ये सारे एग्रीमेंट साइन हुए बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड श्रीलंका कोस्ट गार्ड। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो इसी के साथ ये भी न्यूज़ कंप्लीट होती है। मैंने आपको दोनों दिन के करंट अफेयर करा दिए। देखो मैंने आपसे बोल के रखा है कि अगर मेरा किसी भी दिन वीडियो नहीं आता है तो डेफिनेटली आपको अगले दिन जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वो कवर हो जाएंगे। क्लियर? तो बेफिक्र रहिए, इंजॉय करिए। जिस दिन वीडियो नहीं आता उस दिन इंजॉय करिए, मुझे भी इंजॉय करने दीजिए। क्लियर? तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बोला। बेल आइकन से क्या होगा कि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिला करेगी। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।